हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि ब्रीथिंग का क्या मतलब होता है। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है जिसमें वो प्रोसेस जिसे हम O2 का एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर से O2 लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 विद द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स। मतलब O2 हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर को देते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है मेनली उनकी हैबिटेट में, कहाँ पे वो रह रहे हैं, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेटा, फ्लैट बोन्स, उनमें ये प्रोसेस जो है सिंपल डिफ्यूजन से होता है, उनके बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से। अर्थवॉर्म के अंदर जो है क्या होता है, अर्थवॉर्म के अंदर मोस्ट क्यूटिकल होता है जो यूज़ होता है रेस्पिरेशन के लिए। मोस्ट क्यूटिकल होता है अर्थवॉर्म के अंदर। इंसेक्ट के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। आगे देखें तो गिल्स जो है वो यूज़ करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड गिल्स यूज़ करते हैं। जबकि जो मोलस्का है उनके अंदर वस्कुलराइज बैग को लंग्स यूज़ होते हैं। मोलस्का के अंदर ट्रशल फॉर्म के अंदर भी लंग्स यूज़ करते हैं। गिल्स को यूज़ करते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। गिल्स यूज़ होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में, जबकि वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर लंग्स यूज़ करते हैं ट्रशल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वर्टिब्रेट में देखें तो फिशेज जो है वो गिल्स यूज़ करती हैं। फिशेज यूज़ करती हैं गिल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स यूज़ करते हैं लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो है वो रेस्पायर कर सकता है मोस्ट स्किन के थ्रू भी। मैमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है जो अपर लिप के ऊपर खुलता है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है। इसके बाद जो है नसल चैम्बर में जाता है वो नसल पैसेज के थ्रू। नसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स वाले रीजन में लैरिंग्स वाले रीजन के थ्रू ट्रैकिया के अंदर। फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में ओपन होता है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स जो है कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लैरिंग्स कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स होता है, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। जब हम स्वेलिंग करते हैं फूड को अपने अंदर लेते हैं तब ग्लोटिस जो है वो कवर्ड होता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप से, जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो जो फूड की स्वेलिंग होती है तो ग्लोटिस जो है थिन कार्टिलेजनस फ्लैप से कवर्ड होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जिससे कि फूड की एंट्री लैरिंग्स में ना पहुंच जाए। इसके बाद आती है ट्रैकिया जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड होती है मिड थोरेसिक कैविटी तक और डिवाइड हो जाते हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्री के लेवल पे लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई जो है डिवीजन में जाके सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं, देन ब्रोंक्यूल बनाते हैं, देन एंड अप होती है इनटू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंका और इनिशियल ब्रोंक्यूल ये सारे सपोर्टेड होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से। ईस्ट टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो उससे जो है बहुत ही थिन इरेगुलर वोल्ड एंड वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर निकलने से एल्वुलाई बोलते हैं। जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई को मिलकर लंग्स बनाता है। ब्रांचिंग नेटवर्क को ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वुलाई, ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई का मिलकर लंग्स बनाते हैं। हमारे अंदर दो लंग्स होती हैं जो कवर्ड होती है डबल लेयर प्लूरा से, जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है लंग्स के सरफेस पे। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो क्लोज कांटेक्ट में होती है थोरेसिक लाइनिंग से, जबकि जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के सरफेस के साथ क्लोज कांटेक्ट में होती है। आउटर वाले थोरेसिक चैम्बर के साथ क्लोज कांटेक्ट में होती है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग के सरफेस के साथ क्लोज कांटेक्ट में होती है। अब दो पार्ट होते हैं, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, कंडक्टिंग पार्ट जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो पार्ट होता है उसे कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, जबकि एल्वुलाई और उसके डक्ट मिलकर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर को जो है एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करता है कंडक्टिंग पार्ट,
और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें से फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालता है, ह्यूमिडिफाई करता है उसको, और एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। जबकि जो एक्सचेंज पार्ट होता है वो एक्चुअल साइट होता है जहाँ पे O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। अब हम आगे आते हैं। लंग्स जो है वो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होती है, जो कि एयर टाइट चैम्बर है। ये थोरेसिक चैम्बर किस से बना है? डोर्सली बना है ये वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट है, लेटरली रिब्स प्रेजेंट है, और लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्रागम प्रेजेंट है। जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है लंग्स का थोरेस के अंदर इस तरह से होता है कि कोई भी चेंज करेंगे हम थोरेसिक वॉल्यूम में तो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वही चेंज देखने को मिलेगा। ये ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आती है और CO2 से रिच जो एल्वुलर एयर है वो बाहर जाती है। इसके बाद आता है डिफ्यूजन होना गैसेस का एल्वुलाई के सरफेस, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन के ऊपर, देन ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को ब्लड, देन डिफ्यूजन होता है O2 एंड CO2 का ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, देन O2 का यूटिलाइजेशन करती है रिएक्शन सेल्स सेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, और CO2 का रिलीज़ होता है, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में मेनली 2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर हमारे अंदर आते हैं और एक्सपिरेशन में एल्वुलर एयर जो है बाहर जाती है। एल्वुलर एयर में CO2 होती है और एटमॉस्फेरिक एयर में O2 होती है। जो मूवमेंट है एयर का लंग्स के अंदर आना और बाहर जाना उसको कैरिड आउट करता है एक प्रेशर ग्रेडियंट जो क्रिएट होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। प्रेशर ग्रेडियंट इन्वॉल्व होता है। इंस्पिरेशन तभी होता है जब लंग्स के अंदर प्रेशर जो है हमेशा एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इंस्पिरेशन तभी होगा जब हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर, जिसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। मतलब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तो इंस्पिरेशन होगा, एयर अंदर आएगी। सिमिलरली एक्सपिरेशन उल्टा होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक्सपायरेशन होगा, बाहर जाएगी हमारी एयर। जो डायफ्रागम है और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स, वो रिब्स के साथ मिलके इस तरह के प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन कैसे होता है। इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, इसमें जो है डायफ्रागम और का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि थोरेक्सिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। इसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो रिब्स को ऊपर उठा देते हैं, लिफ्ट अप कर देती है रिब्स को और स्टर्नम को, जिससे कि वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। जो थोरेसिक वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आ रहा है थोरेसिक वॉल्यूम में, वही इंक्रीज है पल्मोनरी वॉल्यूम में देखने को मिलता है। पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि एयर जो है वो अंदर से वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, इसे इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसका उल्टा होता है, जब डायफ्रागम रिलैक्स करता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करती हैं, तो डायफ्रागम रिलैक्स करता है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती है, तो डायफ्रागम और स्टेर्नम ये सारी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर मूव कर जाएगी, लंग से बाहर मूव कर जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। हमारे अंदर एबिलिटी होती है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। इसके लिए कुछ एडिशनल मसल्स होती हैं एब्डोमेन के अंदर। अब हम बात करते हैं हेल्दी ह्यूमन के अंदर ब्रीथिंग रेट क्या होता है, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग रेट होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग में उसको हम मेजर कर सकते हैं। डिवाइसेस को स्पायरोमीटर बोलते हैं, जो क्लिनिकल असेसमेंट में हेल्प करता है। हम आगे आते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड टाइट कैपेसिटी। सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक हेल्दी मैन के अंदर जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 6000 से 8000 ml पर मिनट होता है। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सिबल इंस्पायरेशन से कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो 2500 से 3000 होता है या 3000 होता है ml होता है। इसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो एक्सपायर करे
फोर्सिबल एक्सपायरेशन से, उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो 1000 से लेके 1100 ml तक होता है। इसके बाद हम आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाए फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद, उसको बोलेंगे हम रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना होता है 1100 से 1200 ml तक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इन रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी कुछ कैपेसिटीज़ निकल के आते हैं जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करती है। सबसे पहले आते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज़। कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना इंस्पायर कर सकता है, वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, उसमें आते हैं टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, दोनों ऐड कर दो। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, इसमें आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मली किसी ने एक्सपायर करा तो उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम में था कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जाता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना रह जाता है। तो ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होती है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सके फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद, या फिर वॉल्यूम ऑफ एक पर्सन जो है ब्रीथ इन कर सके फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, या फिर ब्रीथ आउट कर सके फोर्स इंस्पायरेशन के बाद, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर दो तो वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक्यूमुलेट कर सके लंग्स फोर्सिबल इंस्पायरेशन के बाद, वो आती है टोटल लंग कैपेसिटी, जो सबको ऐड कर दो, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये सारे होता है टोटल लंग कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आते हैं गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो गैस को एक्सचेंज करने की जो साइट होती है प्राइमरली वो एल्वेलाई होती है। गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। O2 एंड CO2 एक्सचेंज होते हैं इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, जो कि बेस्ड होता है प्रेशर ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जो गैस की सोल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की थिकनेस है जो कि इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। एक मिक्सचर ऑफ गैस में इंडिविजुअल गैस का क्या प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का है तो PO2, कार्बन डाइऑक्साइड का तो PCO2। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गैसेस के पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं, जैसे कि O2 है, उसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, CO2 का 0.3 है, एल्वोलाई का 104 है, CO2 का 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 40 है, CO2 का 45 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का 95 है, CO2 का 40 और टिश्यू में ऑक्सीजन का 40 है, CO2 का 45 है। ये पार्शियल प्रेशर होते हैं और हमेशा एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। आगे देखें तो इसमें आगे क्या है, आगे यहाँ पे आते हैं हम। इसके बाद एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे देखें तो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन का होता है एल्वुलाई से ब्लड की तरफ और ब्लड से टिश्यू की तरफ। मतलब ऑक्सीजन एल्वुलाई में कम होती है ऑक्सीजन की कंडीशन, देन ब्लड एल्वुलाई में ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, देन ब्लड से टिश्यूज़। और इसका उल्टा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है CO2 के लिए। CO2 की सोल्युबिलिटी जो है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो जो अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज़ हो रही है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू, वो पर यूनिट प्रेशर डिफरेंस के वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू O2। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। पर जो टोटल थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। सारे फैक्टर्स लिए फेवरेबल होते हैं O2 का डिफ्यूजन करने में फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड CO2 का फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। अब यहाँ पे हम डायग्राम देखें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये RBC है, इधर एल्वुलर वॉल है, एल्वुलर कैविटी है।
हम आगे आते हैं इसमें। अब आता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट। गैस को मेनली ट्रांसपोर्ट करवाने का मीडियम जो है वो ब्लड होता है। इसमें सबसे पहले देखें तो O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो 97% O2 ट्रांसपोर्ट करती है RBC, और रिमेनिंग 3% कैरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा। CO2 का देखें तो 20 to 25% RBC करती है, 70% एज बायोकार्बोनेट और 7% डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा के अंदर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है हीमोग्लोबिन से इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कैरी कर सकता है 4 मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन में वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, CO2 के पार्शियल प्रेशर पे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जब हम इनको प्लॉट करते हैं तो एक सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को हम O2 के साथ प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ये यूज़फुल होता है PCO2 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट O2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में। एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो ये सारे फैक्टर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि टिश्यू के अंदर अपोजिट होता है, PO2 कम होता है, PCO2 हाई होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और टेम्परेचर हाई होता है। तो वहाँ पे डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये जो सिग्मोइड कर्व है ये राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो लंग के सरफेस में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है जबकि डिसोशिएट हो जाता है टिश्यू के सरफेस में। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू को। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कैरिड होती है बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। ये बाइंडिंग रिलेट होती है पार्शियल प्रेशर से CO2 के। PO2 इज़ मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करता है इस बाइंडिंग को। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है मेजर फैक्टर है जो CO2 की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से अफेक्ट करता है। जब PCO2 हाई होता है, PO2 लो होता है जो कि टिश्यू में है, तो मोर बाइंडिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। बट जब PCO2 लो होता है, PO2 हाई होता है एल्वुलाई में, देन डिसोसिएशन हो जाता है CO2 का फॉर्म कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। CO2 जो है हीमोग्लोबिन से बाउंड होती है टिश्यू के सरफेस में, वो डिलीवर्ड हो जाती है एल्वुलाई पे। RBC के अंदर एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम होते हैं, इसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, जो कि CO2 की बाइंडिंग करवाती है वाटर के साथ, और माइनर क्वांटिटीज़ की प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। ये एंजाइम जो है वो दोनों डायरेक्शन में काम करती है। CO2 और वाटर जो है वो मिलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की वजह से, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा और ये टूट जाएगा, बायकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन बच जाएगा। टिश्यू की साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है कैटाबोलिज्म की वजह से, CO2 जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में एंड बायकार्बोनेट बना देती है। एल्वुलर साइड पे उल्टा होता है, जब PCO2 लो होता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है और CO2 वाटर वापस से बन जाते हैं। द CO2 ट्रैप्ड इन बायकार्बोनेट टिश्यू लेवल वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है एल्वुलाई में और रिलीज़ हो जाती है CO2 की फॉर्म में। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वुलाई। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन रेगुलेट करने का तरीका अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन और मोडरेट करने के लिए रेस्पिरेटरी दम को टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये न्यूरल सिस्टम से होता है। एक सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन में ब्रेन के, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के रेगुलेशन के लिए। एक दूसरा सेंटर होता है जो पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, उसे निमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। वो जो है मोडरेट कर देता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। न्यूरल सिग्नल जब आते हैं सेंटर से तो वो रिड्यूस कर देते हैं इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को, इसलिए रेस्पिरेटरी रेट को जो है बढ़ा देते हैं। एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो रिदम सेंटर के एडजेसेंट प्रेजेंट होता है, जो सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। तो ये सब्सटेंस बढ़ जाएंगे तो इन सेंटर को एक्टिवेट कर देता है और सिग्नल मिलेगा रिदम सेंटर को, जिससे कि
रेस्पिरेटरी प्रोसेस में चेंजेस आएंगे और सब्सटेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। रिसेप्टर जो एसोशिएट होते हैं एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी से, वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहे हैं उनको, वो नेसेसरी सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर को रेमेडियल एक्शन के लिए। ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता रिदम सेंटर को रेगुलेट करने में। अब आते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आता है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा में डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है। बात है एम्फाइसीमा, क्रोनिक डिसऑर्डर, इसमें एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है और इसका मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। आगे देखें तो एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कुछ इंडस्ट्री में जो स्टोन ब्रेकिंग ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो इतना डस्ट प्रोड्यूस होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको कोप अप नहीं कर पाता। लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब फाइब्रस टिश्यू में प्रोलिफरेशन हो जाता है और सीरियस लंग डैमेज हो जाता है। ऐसी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव मास्क पहन के रखते हैं। यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।